ओके बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो किन किन लॉज को वो फॉलो करता है, और सारे लॉज को पढ़ेंगे और उनके एक एक एग्जाम्पल देखते चलेंगे। ठीक है, टोटल 5 लॉज हमको पढ़ने हैं। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के 5 लॉज हैं। टोटल हमारे पास 5 लॉज इनको पढ़ने हैं। सबसे पहला लॉज, हम 5 लॉज में से सबसे पहला लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत सिंपल लॉ है बच्चों ये, और ये सबसे पहले गिवन बाय, इसको दिया था गिवन बाय लेवोसियर ने। ठीक है, लेवोसियर ने दिया था, और किस सन में दिया था? इन 1774 में। बहुत ही स्टार्टिंग लॉ है ये, स्टार्टिंग में दिया गया था लेवोसियर ने। और क्या कहता है ये लॉ? बहुत सिंपल सा, समझिएगा सब। ये क्या कहता है लॉ? लॉ ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टोटल मास होगा वो कांस्टेंट होगा, वो इक्वल होगा, सम होगा, चेंज नहीं होगा। कैसे? इसका मतलब क्या है, मैं फिर से लिख देता हूँ इसको। क्या ये कहता है कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स remains constant in a chemical reaction, in a chemical change। किसी भी केमिकल चेंज में जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का वो कांस्टेंट रहेगा। बस ये आपको समझना, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का जो मास होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर इसको दूसरे लैंग्वेज में कहें, दूसरे स्टेटमेंट अगर लिखना चाहें तो इन अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड। दूसरा स्टेटमेंट है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बहुत सिंपल सा ये कहा गया, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही मास को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस सिर्फ चेंज कर सकते हैं। जैसे जो टोटल मास है रिएक्टेंट का और टोटल मास प्रोडक्ट का दोनों इक्वल होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, A प्लस बी एक रिएक्शन है जो कि D में कन्वर्ट हो रहा है। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम लेते हैं। इसका जो टोटल मास होगा बच्चों, टोटल मास ये इक्वल होगा किसके? इसके टोटल मास के। बस ये लॉ कहता है। बहुत सिंपल लॉ है, स्टार्टिंग में दिया गया था कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट विल बी इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, सिंपल लॉ है, 74 में मिला था। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में अगर बर्न करते हैं तो CO2 गैस मिलता है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 12। अगर इसका हम ग्राम में लिखें तो 12 ग्राम, और इसका मास कितना होगा? 16 × 2 कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। ठीक है, और इसका मास निकालते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16 × 2, ये कितना आ जाएगा? 12 + 32 कितना आ गया बच्चों? 44 ग्राम। देखना, 44 ग्राम ये आ गया, और इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा? 44 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि 40 ग्राम रिएक्टेंट्स का मास हो गया, दोनों रिएक्टेंट का मास 44 ग्राम, और CO2 जो प्रोडक्ट बना उसका भी 44। इसका मतलब जो टोटल रिएक्टेंट का मास है प्रोडक्ट के मास के बराबर है। ये देखना है, इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। सिंपल सा। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ये फॉलो कर रहा है। तो स्टार्टिंग में बहुत सिंपल सा लॉ है। एक एग्जांपल से समझते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं। इस पर छोटा सा न्यूमेरिकल समझेंगे, किस तरह से न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन एन एक्सपेरिमेंट। बच्चों देखना, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट on heating, 5 gram of calcium carbonate on heating gave 2.8 gram of calcium oxide and 2.2 gram of
2.2 ग्राम ऑफ CO2, ओके, CO2। शो दैट, आप बताइए, दिखाइए, शो दैट these results are in the accordance to the law of conservation of mass, इसको प्रूव करना है। एक एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट में 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया। हीट करने के बाद 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बना और 2.2 ग्राम जो है वो CO2 बना। आप ये बताओ कि ये रिजल्ट जो आया है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव कर रहा है कि नहीं? सिंपल सा। चलो बहुत बढ़िया, सोल्यूशन बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये आपका रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। बहुत सिंपल। इसका कितना हमने मास दिया है, 5, ये आपका 5 ग्राम हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड का कितना है, 2.8 ग्राम है, और CO2 का कितना है, 2.2 ग्राम। ठीक है, ये आपने हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन दोनों को ऐड कर दें, कितना आएगा, 2.8 प्लस 2.2, ये आ जाएगा आपका कितना, 5 ग्राम। देखना, ये आपका प्रोडक्ट, ये आपका रिएक्टेंट, ये भी 5 ग्राम है, तो ये इसके देखिए बराबर है दोनों, 5 ग्राम 5 ग्राम। ओके, सो रिएक्टेंट का मास यहाँ पर, रिएक्टेंट मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, दोनों बराबर हो गए, मास ऑफ प्रोडक्ट्स दोनों बराबर हो गए। ये भी 5 ग्राम आ गया आपका और ये भी आपका 5 ग्राम आ गया। इसका मतलब ये जो रिजल्ट आया है एक्सपेरिमेंट में, ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। ये पहला लॉ हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ पढ़ते हैं। दूसरा लॉ देखते हैं बच्चों, लॉ नंबर 2, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये आपका लॉ है, लॉ नंबर 2। क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ क्या कहता है, सिंपल सा, पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। अ केमिकल कंपाउंड always contain same elements combined together in a definite proportion, in a definite or fixed proportion by mass। a chemical compound, कोई भी chemical compound बच्चों है, the chemical compound always contains same elements combines together in a definite or fixed proportions by mass। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपका सिंपल सा स्टेटमेंट है इसका, इसको समझते हैं। जरा सा ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी एक केमिकल कंपाउंड लेते हैं, उस केमिकल कंपाउंड में चाहे वो किसी भी सोर्स से आया हो, किसी भी सोर्स से उस कंपाउंड को आप ऑब्टेन करिए, चाहे किसी लेबोरेटरी प्रिपरेशन में आप उसको प्रिपेयर करिए, कहीं लेबोरेटरी में बनाइए, सिंथेसाइज करिए, कहीं से भी वो कंपाउंड मिलता है तो उसमें उसका कॉम्पोजिशन फिक्स होगा। जिन जिन एलिमेंट से मिलकर के बनेगा वो एलिमेंट फिक्स होंगे, और बाई मास कंबाइंड टुगेदर इन ए डेफिनिट प्रोपोर्शन बाई मास उनका रेशियो भी फिक्स होगा। ओके, कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे वाटर हम लेते हैं बच्चों, सिंपल सा H2O ले लो आप, ठीक है, H2O ले लिया। अब हमारे पास जैसे मान लो सी वाटर है, सी वाटर है, चलो ही सी वाटर है, यहाँ पर रेन वाटर है, रेन वाटर है, ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, टैप वाटर है, ठीक, टैप वाटर, 3 तरह के वाटर ले लिया, ठीक है।
ये 3 तरह का वाटर हमारे पास है, ठीक है। सब में क्या होगा, सबका फॉर्मूला आपको पता है, वाटर अगर है तो सब में H2O होगा, यहाँ भी H2O होगा, यहाँ भी H2O होगा, सबका केमिकल कॉम्पोजिशन एक होगा। इसका मतलब क्या है, ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट। देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेम एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे, इसमें क्या है, सिंपल सा देखना, बाई मास है तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2:16। यहाँ पर कितना है 2:16 और यहाँ पर कितना है 2:16, सब में वही है 2:16। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो 1:8, 1:8, 1:8। यही हम आपको बताना चाह रहे थे। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है बच्चों कि बाई मास कहीं किसी भी सोर्स से आप उस कंपाउंड को ऑब्टेन करिए, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होगा, एज वेल एज उसके जो एलिमेंट्स हैं वो एक डेफिनिट प्रोपोर्शन, एक फिक्स प्रोपोर्शन बाई मास में कंबाइन करके वो कंपाउंड बनाते हैं। बहुत सिंपल सा। इस लॉ को किसने दिया था, सिंपल सा, इस लॉ को गिवन बाय प्राउस्ट ने दिया था, और ये इन 1799 जस्ट समझ लो आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मास बाद ये लॉ दिया गया है। करीब 74 में वो दिया गया था, तो करीब 25 साल के बाद, हाँ 25 ईयर्स के बाद ये लॉ आया, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ओके क्लियर, समझ लो फिर से एक बार और समझते हैं। सेम एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड बनता है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन फिक्स होगा, और जो एलिमेंट कंबाइन करेंगे, कंबाइन टुगेदर इन ए डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। ये ध्यान से रखना, बाय मास। जैसे हमने सी वाटर ले लिया, रेन वाटर ले लिया, टैप वाटर ले लिया, सब में H2O होगा केमिकल कंपोजिशन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनेगा वो बच्चों। यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बनेगा। इनका रेशियो क्या होगा, बाई मास 2:16। इसका एटॉमिक मास 1, लेकिन 2 एटम हैं इसलिए 1:2 हो जाएगा, तो 2 इसका एटॉमिक मास हमने रख लिया, मास हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16, 2:16, 2:16, 2:16। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें 2 से, सो 2 1 2, 2 8 16, 1:8, 1:8, 1:8, 1:8 रेशियो में मिल करके वाटर आप किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करो, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन यही होगा। बस यही समझना है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में, ठीक है, क्लियर, ओके। तीसरा लॉ पढ़ते हैं, थर्ड लॉ। तीसरा लॉ पढ़ते हैं बच्चों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तीसरा लॉ पढ़ते हैं। क्या ये लॉ कहता है, देखो थोड़ा सा ये टिपिकल है, बात थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा कि जैसे कोई 2 एलिमेंट अगर कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करके 2 या मोर देन 1 कंपाउंड बना रहे हैं। स्टेटमेंट में लिखता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। क्या कहते हैं, when two elements combine together, जब 2 एलिमेंट कंबाइन टुगेदर है ना, कंबाइन करते हैं, when 2 elements combine together, then different masses of one element, different masses of one element, okay, different masses of one element which combine with fixed mass of other element bears simple whole number ratio, बहुत सिंपल सा है। ओके, बहुत सिंपल है। क्या कह रहे हैं कि जरा इस बात को समझना आप, सिंपल सा है कि अगर कोई 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ओके, आपस में कंबाइन कर रहे हैं,
तो डिफरेंट मासेज ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का डिफरेंट मास, ओके, दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन करेगा, लेकिन वो क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करेगा। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सा। हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे मान लो हमारे पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है। इफ दे कंबाइन, ये कंबाइन करते हैं टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड, बहुत सिंपल, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं बच्चों, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑक्साइड। जैसे मान लो हम यहाँ कहते हैं ऑक्साइड्स, और यहाँ पर लिखते हैं मास ऑफ नाइट्रोजन, और यहाँ पर लिखते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल है। ऑक्साइड मान लीजिए हमारे पास अलग अलग टाइप के ऑक्साइड हैं, देखना बहुत सिंपल है। पहला ऑक्साइड N2O, दूसरा है आपका N2O2, तीसरा है N2O3, और फोर्थ है N2O4, और पांचवा है N2O5। 5 ऑक्साइड बना दी, ठीक है, सिंपल ऑक्साइड है। चलो अब इसमें नाइट्रोजन का कितना मास है ये आपको ध्यान देना है। देखना इधर बाई मास की बात हो रही है, ये देखो कंबाइन विद फिक्स मासेस, ये मासेस की बात है। यहाँ नाइट्रोजन एटॉमिक मास 14 और 2 से मल्टीप्लाई कर दें 28, ओके, कितना है नाइट्रोजन का इधर मास 28। यहाँ कितना होगा, इधर भी 28, यहाँ इधर भी 28, यहाँ इधर भी 28, N2O5 में इसमें भी 28, नहीं इजी है ना, सब N2 हैं, तो इसका मास जो है वो 28 हो जाएगा। ओके, चलो इसमें ऑक्सीजन का ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास 16, और इसमें ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, देखना O2 है ना, तो O2 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 32। इधर कितना है, इसमें O3 में 16 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 48, ओके, इधर कितना है 16 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 64, और यहाँ देखना 16 इंटू मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 80, ओके, और यहाँ आपका एक ही है तो ये 60, ओके। देखना अब नाइट्रोजन का मास फिक्स है, नहीं, स्टेटमेंट क्या कहता है, फिक्स्ड मास, डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट। ऑक्सीजन का डिफरेंट मास है लेकिन नाइट्रोजन का मास फिक्स है, इससे कंबाइन कर रहा है तो ऑक्सीजन का इसका जो रेशियो होगा ये सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखना 16 रेशियो 32 रेशियो 48 रेशियो 64 रेशियो 80, अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5, ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो को बियर करेगा। यही है इस लॉ का मेन पॉइंट क्या है कि सिंपल होल नंबर रेशियो को ये बियर करेगा, ठीक है, एनी डाउट। चलो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ लॉस पढ़ते हैं। लॉ नंबर 4, इसको कहते हैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और गे-लुसैक्स लॉ। जरा सा ध्यान से देखना, गे-लुसैक्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ, इसको हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ, ये देखना, ठीक है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और गे-लुसैक्स लॉ क्या कहते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। जैसा देखो सिंपल नाम है आप, गैसियस वॉल्यूम, इसका मतलब ये है कि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब गैसियस स्टेट में होने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्टेटमेंट पहले लिखते हैं, ओके, जब आप स्टेटमेंट समझोगे तो वहाँ से हम लोग रिलेट करेंगे कैसे, देखना, व्हेन गैसेस, स्टेटमेंट देखते हैं, व्हेन गैसेस react together, they do so in volumes, which bears simple
whole number ratio to one another and to volume of products if in gaseous under identical condition of temperature and pressure। क्या है इस स्टेटमेंट का मीनिंग बच्चों, समझना जरा। ये स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि गैसेस जब रिएक्ट करती हैं, ठीक है, बहुत सिंपल, तो गैसेस जब रिएक्ट करती हैं तो वो वॉल्यूम्स में उनका रिएक्शन होता है, ठीक है, वॉल्यूम में, दे डू सो इन द वॉल्यूम विच बियर्स सिंपल होल नंबर रेशियो, वॉल्यूम के फॉर्म में होल नंबर रेशियो को फॉलो करते हैं, ठीक है, और उनके प्रोडक्ट भी उसी रेशियो में, वॉल्यूम के रेशियो में फॉलो करते हैं जब वो गैसियस स्टेट में हो। अगर प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में नहीं है तो वो नहीं रखेंगे, याद रखिएगा, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर प्रेशर आइडेंटिकल है, कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में हम इसको देखते हैं। चलो एक एग्जांपल से इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कैसे एक एग्जांपल लेंगे, समझना जरा। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो सिंपल सा, जैसे मान लीजिए हमारा हाइड्रोजन गैसियस, ओके, हाइड्रोजन गैसियस प्लस Cl2 गैसियस, ये रिएक्ट करके बना रहे हैं HCl गैसियस, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होता है, जब उसको वाटर में पास करते हैं तो उसमें डिजॉल्व हो करके एसिड बना लेता है, ठीक है। यहाँ देखो कितना है इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, देखो इसमें 1 है, इसका मतलब 1 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम और यहाँ पर 2 वॉल्यूम। ओके, गैसियस प्रोडक्ट है तो ये हमने ले लिया, क्या रेशियो आएगा, 1:1:2, सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करते हैं। प्रोडक्ट भी इसमें हमने शामिल कर लिया क्योंकि प्रोडक्ट भी क्या है, गैसियस है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये एग्जांपल 1 था, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में जैसे मान लो हमारे पास नाइट्रोजन है, N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस गिव राइज टू 2NH3 गैसियस। चलो सिंपल है, इसका कितना है 1 वॉल्यूम, इसका कितना है 3 वॉल्यूम, इसका कितना है 2 वॉल्यूम, क्या रेशियो आ जाएगा 1:3:2, सिंपल होल नंबर रेशियो को बियर करते हैं। कोई प्रॉब्लम, सिंपल, ओके। कोई और एक एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी आप एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो हमारे पास है गैसेस रिएक्ट करती हैं, ठीक है, मीथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू CO2 प्लस H2O, ये आपका गैसियस है, ये लिक्विड है, ये गैसियस है, ये मीथेन गैसियस है। बैलेंस करते हैं, बैलेंस है कि नहीं, इधर 2H2O लगा देंगे, बैलेंस हो गया। इसका कितना है 1 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम, इसका कितना है 1 वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये लिक्विड में दिया हुआ है, तो 1:1:1 सिंपल होल नंबर रेशियो को बियर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम H2O को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये लिक्विड में है, हमने गैसेस में कहा था जो प्रोडक्ट गैसेस में होंगे उसी को कंसीडर करते हैं, ठीक है, ओके। फोर्थ लॉ पर बेस बच्चों एक न्यूमेरिकल जरा सॉल्व करते हैं, फिर 5वां लॉ पढ़ेंगे, ओके। चलिए फोर्थ लॉ पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है हाउ मच oxygen is required, how much oxygen is required and CO2 is formed when 40 ml of acetylene gas is completely combusted at NTP, ओके। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर अगर हम कंबशन करा रहे हैं तो कितना CO2 बनेगा और कितना ऑक्सीजन रिक्वायर होगा, बस यूं समझना है आपको, कितना ऑक्सीजन
रिक्वायर्ड है और कितना CO2 बनेगा। वॉल्यूम में है 40 ml एसिटिलीन गैस को हम अगर बर्न करते हैं। एसिटिलीन गैस का फॉर्मूला क्या है? C2H2। ठीक है बच्चों, C2H2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे कोशिश करो, सिंपल सा। देखो पहले आप क्या करोगे, इसका एक बैलेंस इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, किसका? एसिटिलीन का बनाओ। C2H2 प्लस ऑक्सीजन के साथ कंबशन कराएंगे, हीट करेंगे, बर्न होगा, क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O बनता ही है। नहीं, बैलेंस करें इसको, कितना बनेगा? बैलेंस करो, 2 4 4 2 जा 8 और इधर कितना होगा? 2 2 जा 4। देखो 4 2 जा 8 और 2 10 और इधर कितना हो गया? यहाँ लगा देंगे 5 2 जा 10, बराबर। देख लो बैलेंस हो गया। चलो सिंपल सा। अब देखना इसमें इस रिएक्शन को आप देखो क्या कह रहा है ये। इसका देखना 2 वॉल्यूम, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ना लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, गैलो-सैक्स लॉ। 2 वॉल्यूम, इसका कितना है? 5 वॉल्यूम, इसका कितना है? 4 वॉल्यूम। ये गैसियस है और ये लिक्विड में जा रहा है बच्चों। ये देखो, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है। अब ये लिक्विड है तो इसको हम अपने न्यूमेरिकल में कंसीडर नहीं करेंगे। किसको? H2O को। इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये लिक्विड में है। ठीक, अब देखना 2 वॉल्यूम, 5 वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम, क्या मतलब है? वॉल्यूम को अगर हम इसको ml मान लें, 2 ml, 5 ml, 4 ml। ओके, ml में, लीटर में, क्वेश्चन में ml में दिया है इसलिए 2 ml मान लेते हैं। देखो हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, कितना इजी गोइंग होता है। 2 ml, 5 ml, 4 ml। ठीक है, अब इसका अगर हम 1 ml ले लें बच्चों तो इसका कितना हो जाएगा? 2.5 ml। कितना हो जाएगा? 2.5 ml और इसका 2 ml। ओके, अब इसका 40 ml ले लो तो 40 ml इंटू 1 और इसका कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 40 ml। भाई 1 ml में 2.5 रिक्वायर था तो 40 ml में कितना रिक्वायर होगा? 40 इंटू 2.5 और इसमें कितना हो जाएगा? 2 इंटू 40। ये कितना आ गया? 80 ml और ये कितना आ गया? बोलो 100 ml और ये कितना आपका? 40 ml। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल, देखना 40 ml एसिटिलीन गैस को अगर हम बर्न करते हैं उसके लिए हमको 100 ml ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी और CO2 कितना बनेगा? 80 ml। क्या इजी क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर लिख देंगे सिंपल सा, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कितना ऑक्सीजन होगी? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हाउ मच? 100 ml और CO2 प्रोड्यूस्ड, CO2 प्रोड्यूस्ड, कितना प्रोड्यूस हुआ? 80 ml। सिंपल सा। ओके, लॉ नंबर 5, आखिरी लॉ पढ़ते हैं। क्या है? लॉ नंबर 5, 5वां लॉ, इसको कहते हैं अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। अवोगाड्रोज हाइपोथेसिस या अवोगाड्रोज लॉ, अवोगाड्रोज हाइपोथेसिस या अवोगाड्रोज लॉ, ये 5वां लॉ है आपका अवोगाड्रोज लॉ। अब ये लॉ में बदल गया है, अदरवाइज अवोगाड्रोज हाइपोथेसिस क्या कहते हैं, क्या स्टेटमेंट है इसका अवोगाड्रोज हाइपोथेसिस का? अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर कंडीशन सेम रखते हैं टेम्परेचर और प्रेशर, तो हर गैस इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लिखते हैं स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे स्टेटमेंट? अंडर सिमिलर conditions of temperature and pressure, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases contains equal number of molecules। ठीक है बच्चों, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ध्यान से देखना है इसको।
अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volume of all gases irrespective of the gas whether it is nitrogen oxygen hydrogen कुछ भी हो उससे टेंशन नहीं है, सिंपल सा all gases contains equal number of molecules उनके इक्वल होंगे अगर वॉल्यूम इक्वल है। तो एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, देखना मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास मान लो 3 कंटेनर हैं, ठीक है। ये एक कंटेनर है आपका, एक सिंपल सा ये एक कंटेनर है बच्चों, ठीक है। दूसरा कंटेनर ये हो गया, दूसरा कंटेनर ये हो गया आपका, और तीसरा कंटेनर ये हो गया आपका, सिंपल सा, ठीक है। सबकी कैपेसिटी कितनी है 100 ml की, ये भी कंटेनर है, 100 ml का ये भी कंटेनर है, और 100 ml का ये भी कंटेनर है। इसमें भरा हुआ है क्या, इसमें भर दिया हमने हाइड्रोजन गैस, और इसमें हमने भर दिया बच्चों ऑक्सीजन गैस, और इसमें हमने फिलअप कर दिया, क्या भर दिया, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तीनों कंटेनर में अलग अलग, बढ़िया बनाया ना कंटेनर। चलो उसको नहीं देखो, इसमें गैस देखो, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अलग अलग गैस भर दिया, 100 ml तीनों की कैपेसिटी है। और हमने ये बता दिया कि इसमें टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस इज हाउ मच, X। ये हमने आपको बता दिया कि इसमें हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, X। तो आप आंसर बताना जरा, इसमें ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, बोलना X। बहुत अच्छा। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, X। दोनों में XX मॉलिक्यूल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको पता है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबका वॉल्यूम सेम है 100 ml का, इसलिए इनके क्या है, इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है। एक न्यूमेरिकल लेते हैं छोटा सा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, ठीक है। इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक न्यूमेरिकल लिखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है 100 ml ऑफ अमोनिया, ठीक है। 100 ml ऑफ अमोनिया इफ कंटेन्स X मॉलिक्यूल्स। अगर 100 ml ऑफ अमोनिया में कितने हैं, उसके X मॉलिक्यूल्स हैं। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, पहला क्वेश्चन है 100 ml ऑफ CO2 के मॉलिक्यूल्स फाइंड करिए 100 ml में। दूसरा है 200 ml ऑफ, एक CO2 ले लिया, यहाँ अमोनिया हो गया, यहाँ पर ले लिया ऑक्सीजन, और यहाँ पर लिख लिया 50 ml ऑफ नाइट्रोजन। चलो सॉल्यूशन बनाओ जरा, सिंपल सा सॉल्यूशन बनाओ। 100 ml ऑफ अमोनिया है, 100 ml अमोनिया वॉल्यूम है, इसका X मॉलिक्यूल है, ठीक है। पहला आंसर बनाते हैं, सिंपल सा। देखना, इसका वॉल्यूम जो है वो 100 ml है, और इनका वॉल्यूम कितना है 100 ml। अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, क्यों, लॉ तो यही कहता है इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो पहला आंसर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हाउ मच इज इक्वल टू X मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि 100 ml ऑफ अमोनिया था, उसका मॉलिक्यूल X है। चलो बी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 200 ml ऑफ O2, 200 ml का मतलब 100 इंटू 2 ट्वाइस, इसका देखो ट्वाइस हो गया, दोगुना हो गया वॉल्यूम। जब वॉल्यूम दोगुना हो गया तो मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, दोगुने हो जाएंगे। तो इसका मतलब लिखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कितने हो जाएंगे 2x। और तीसरा देखो वॉल्यूम आधा हो गया, देखो 100 का ये 50 हो गया, मीन्स आधा, तो इसके मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे x/2। ओके, इस तरह से बच्चों हमने सारे ऑल 5 लॉज को डिस्कस कर लिया है, बहुत सिंपल तरीके से, कुछ एग्जाम्पल न्यूमेरिकल के साथ भी किया है।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स लॉट।